हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है अच्छे होंगे, बढ़िया, एकदम ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, हम संविधान की बात कर रहे थे और संविधान को हमने किस तरह से पढ़ना है वो सारी बातें दोस्तों हमने बता दी हैं। हम संविधान में किसकी बात कर रहे थे दोस्तों? संविधान की पृष्ठभूमि की बात कर रहे थे। पृष्ठभूमि की बात कर रहे थे, यानी संवैधानिक पृष्ठभूमि को किस तरह से पढ़ना है दोस्तों, वो मैंने आपको बताया था। ये जो संवैधानिक पृष्ठभूमि है दोस्तों, इसको दो पार्टों में डिवाइड करके हम पढ़ रहे थे। पहला हम पढ़ रहे थे दोस्तों कंपनी का शासन। कंपनी का शासन ये कब से कब तक था दोस्तों? ये 1773 से 1858 तक था दोस्तों। और इसके बाद दोस्तों हम क्या पढ़ रहे थे? इसके बाद पढ़ रहे थे ताज का शासन। क्या पढ़ रहे थे दोस्तों? ताज का शासन। ये कब से कब तक था दोस्तों? ये 1858 से 1947 तक था। यानी हम भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात कर रहे थे दोस्तों। और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को हमने दो पार्टों में डिवाइड करके पढ़ा था। पहला हमने कंपनी के शासन को पढ़ा था दोस्तों, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट पे हमने बात करी थी। इसके बाद दोस्तों 1781 के एक्ट पे बात करी, 1784, और लास्ट में हमारा क्या है 1853 का जो चार्टर्ड एक्ट था दोस्तों, जो एक्टों की श्रृंखला में अंतिम चार्टर्ड एक्ट था, उस पर हमने बात करी। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों ताज के शासन पे बात करने वाले हैं। कंपनी के शासन पे हमने बात कर ली थी दोस्तों। आज हम किसके शासन पे बात करेंगे? ताज के शासन पे बात करने वाले हैं। इसके अंतर्गत दोस्तों हम क्या पढ़ेंगे? 1858 का भारत शासन अधिनियम पढ़ेंगे। इस एक्ट के माध्यम से क्या क्या प्रावधान कर दिए गए थे दोस्तों। इससे पहले दोस्तों एक बड़ी घटना घट जाती है जिसको हम 1857 की क्रांति के नाम से जानते हैं, यानी इसको सिपाही विद्रोह के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। ये बहुत बड़ी घटना थी, अपने आप में एक बहुत बड़ी घटना इसको क्या है माना जाता है। इस घटना से ऐसा लगने लगा था कि कंपनी अब इस कंडीशन में नहीं है, ऐसी परिस्थितियों में नहीं है जो कि भारत की सत्ता को क्या है संभाल सके दोस्तों। तो इसी को ध्यान में रख के दोस्तों क्या है 1858 का एक्ट लाया गया था जिसको हम भारत शासन अधिनियम के नाम से जानते हैं। इस एक्ट के माध्यम से क्या क्या प्रावधान कर दिए गए थे दोस्तों? इस एक्ट के माध्यम से ये जो कंपनी शासन कर रही थी दोस्तों, इसको क्या कर दिया गया था? इसको डायरेक्टली दोस्तों किसके अधीन कर दिया गया था? इसको महारानी विक्टोरिया के अधीन कर दिया गया था। यानी जो कंपनी पहले शासन कर रही थी दोस्तों, अब उसको क्या है समाप्त कर दिया गया था। अब किसके हाथ में आ गई थी सत्ता दोस्तों? महारानी विक्टोरिया के अधीन चली गई थी। यानी कि अगर हम कंपनी की बात करते हैं दोस्तों, तो कंपनी का शासन समाप्त हो जाता है। अब सीधे सीधे क्या है भारत की सत्ता को कौन संभाल रहा था? महारानी विक्टोरिया संभाल रही थी। इसी एक्ट के तहत दोस्तों बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ये जो दोस्तों राजनीतिक गतिविधियों को संभाल रहा था, किसको? राजनीतिक गतिविधियों को संभाल रहा था। और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, ये किसको संभाल रहा था? ये प्रशासनिक गतिविधियों को संभाल रहा था। इसको क्या कर दिया गया था? समाप्त कर दिया गया था। यानी इस एक्ट के माध्यम से बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो कि राजनीतिक गतिविधियों को संभाल रहा था और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो कि प्रशासनिक गतिविधियों को संभाल रहा था, इसको पूरी तरह से क्या है समाप्त कर दिया गया था दोस्तों। और यहीं से क्या है हमारी द्वैत शासन प्रणाली, इसको क्या है समाप्त कर दिया गया था। यानी अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो इससे पहले क्या है द्वैत शासन प्रणाली क्या है शुरू हो जाती है। यानी 1784 पिट्स इंडिया एक्ट के माध्यम से द्वैत शासन प्रणाली क्या है शुरू हो जाती है। लेकिन 1858 के इस एक्ट के माध्यम से इस प्रणाली को क्या है समाप्त कर दिया जाता है। गवर्नर जनरल का पद नाम बदलकर दोस्तों क्या कर दिया गया था? इसको भारत का वायसराय कर दिया गया था। यानी अगर हम गवर्नर जनरल की बात करते हैं दोस्तों, तो ये पहले क्या हुआ करता था? ये पहले बंगाल का गवर्नर जनरल हुआ करता था और बंगाल के गवर्नर जनरल से पहले ये क्या है बंगाल का गवर्नर हुआ करता था। यानी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से दोस्तों इसका पद क्या कर दिया गया था? जो बंगाल का गवर्नर था उसको बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया गया था। और 1833 के चार्टर्ड एक्ट के माध्यम से वो जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसको क्या कर दिया गया था दोस्तों? भारत का गवर्नर जनरल कर दिया गया था। लेकिन 1858 के एक्ट के माध्यम से भारत का जो गवर्नर जनरल था दोस्तों उसको क्या कर दिया गया था? उसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया था? वायसराय कर दिया गया था। और भारत के प्रथम वायसराय कौन थे दोस्तों? अगर हम भारत के प्रथम वायसराय की बात करते हैं तो कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। कौन थे दोस्तों? लॉर्ड कैनिंग थे। यानी भारत के प्रथम वायसराय की अगर हम बात करते हैं तो कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। इसके अतिरिक्त दोस्तों
इस एक्ट के माध्यम से और क्या क्या प्रावधान कर दिए गए थे? इस एक्ट के माध्यम से दोस्तों भारत के राज्य सचिव नामक एक नए पद का सृजन कर दिया गया था। यानी ये जो भारत का राज्य सचिव था दोस्तों, ये क्या है, एक नया पद क्या है, सृजित कर दिया गया था 1858 के भारत शासन अधिनियम के माध्यम से। ये जो दोस्तों भारत का राज्य सचिव था, ये क्या था, ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य था। क्या था दोस्तों? ये ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य था, कैबिनेट का सदस्य था। यानी ये जो दोस्तों सचिव था, ये ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य था और ब्रिटिश पार्लियामेंट के प्रति उत्तरदायी था। ये ब्रिटिश पार्लियामेंट के प्रति उत्तरदायी था दोस्तों। इसको सलाह देने के लिए 15 सदस्यों की क्या बनाई गई थी, कार्य परिषद बनाई गई थी। कार्य परिषद बनाई गई थी। कितने सदस्यों की थी दोस्तों? ये 15 सदस्यों की कार्य परिषद बनाई गई थी। किसको सलाह देने के लिए बनाई गई थी दोस्तों? ये सचिव को सलाह देने के लिए बनाई गई थी। हालांकि ये जो कार्य परिषद थी दोस्तों, ये सचिव को सलाह देगी, ऐसी सलाह सचिव मानने के लिए बाध्यकारी नहीं था। तो क्या क्या प्रावधान किए गए थे दोस्तों इस एक्ट के माध्यम से? इस एक्ट के माध्यम से हमारे क्या क्या प्रावधान कर दिए गए थे? भारत का शासन महारानी विक्टोरिया के अधीन आ गया था। बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को समाप्त कर दिया गया था। यहीं से क्या है, द्वैत शासन प्रणाली को भी पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया था केंद्र लेवल पर। गवर्नर जनरल का पद नाम बदल कर दोस्तों क्या कर दिया गया था, वायसराय कर दिया गया था। और लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम कौन थे, वायसराय थे। इसके बाद दोस्तों और क्या क्या प्रावधान किए गए थे? भारत के राज्य सचिव नामक एक नए पद का सृजन कर दिया गया था। यानी ब्रिटेन में एक व्यक्ति को क्या है, भारत का राज्य सचिव बना दिया गया था। क्या बना दिया गया था दोस्तों? राज्य सचिव बना दिया गया था। इसके बाद दोस्तों हमारा आता है 1861 का भारत परिषद अधिनियम। इस एक्ट के माध्यम से क्या क्या प्रावधान कर दिए गए थे? इस एक्ट के माध्यम से भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत की गई थी। यानी पहली बार क्या है, विधान परिषद में भारतीय लोगों को शामिल किया गया था। किस किस लोगों को शामिल किया गया था पहली बार की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो बनारस के राजा को शामिल किया गया था। बनारस के राजा को शामिल किया गया था दोस्तों। पटियाला के महाराजा को, पटियाला के महाराजा को शामिल किया गया था। और किसको शामिल किया गया था? सर दिनकर राव को शामिल किया गया था। सर दिनकर राव को क्या है, शामिल कर दिया गया था। तो दोस्तों ये 3 सदस्य थे जिनको क्या है, इस एक्ट के माध्यम से क्या है, विधान परिषद में शामिल किया गया था। यानी भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत कहां से हो जाती है? 1861 से हो जाती है दोस्तों। विकेंद्रीकरण प्रणाली की शुरुआत हो जाती है। यानी विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत कहां से होती है? 1861 से हो जाती है। यानी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से जहां सेंट्रलाइजेशन पर जोर दिया जा रहा था, केंद्रीकरण पर जोर दिया जा रहा था, अब दोस्तों क्या है, शक्तियों को बांटा जा रहा था। यानी अगर हम बात करें तो यहां पर आते आते क्या हो गया था दोस्तों, मद्रास और बंबई जैसी प्रेसिडेंसियों को विधायी शक्ति, विधायी अधिकार क्या है, प्रदान किए जा रहे थे। तो अब किस पर ध्यान दिया जा रहा था? विकेंद्रीकरण पर ध्यान दिया जा रहा था। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से केंद्रीकरण पर ध्यान दिया जा रहा था, सेंट्रलाइजेशन पर ध्यान दिया जा रहा था दोस्तों। अब किस पर ध्यान दिया जा रहा था? अब डिसेंट्रलाइजेशन पर ध्यान दिया जा रहा था। बंगाल, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत और क्या है, पंजाब में 1862, 1866 और 1897 में विधान परिषदों का क्या है, गठन किया गया। यानी अब क्या है दोस्तों, प्रांतीय लेवल पर भी क्या है, विधान परिषदों का गठन किया जाने लगा था। और क्या है, बंगाल की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, 1862 में विधान परिषद का गठन किया जाता है। उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत की बात करते हैं 1866 में, और पंजाब की बात करते हैं तो दोस्तों 1897 में यहां पर क्या है, विधान परिषदों का गठन किया जाने लगा था। आपातकाल में वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त थी दोस्तों। यानी आपातकाल जैसी स्थिति में दोस्तों भारत का जो वायसराय था उसको ऐसे अधिकार दे दिए गए थे कि वो क्या है, अध्यादेश जारी कर सकता है। जैसे दोस्तों वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति के पास आर्टिकल 123 के तहत ऐसे अधिकार है कि जब संसद का सत्र नहीं चल रहा है, विशेष परिस्थितियों में वो अध्यादेश जारी कर सकता है। तो उस समय भी दोस्तों क्या है, वायसराय के पास ऐसे अधिकार थे कि वायसराय आपातकालीन स्थिति में क्या है, अध्यादेश जारी कर सकता है। तो अध्यादेश जारी करने का अधिकार किसके पास था? अभी वायसराय के पास ही था। किसके पास था दोस्तों? वायसराय के पास ही बना हुआ था। इसके बाद दोस्तों हमारा 1892 का भारत
परिषद अधिनियम आता है। इस अधिनियम के माध्यम से क्या क्या प्रावधान कर दिए गए थे? इस अधिनियम के माध्यम से विधान परिषद के कार्यों में वृद्धि कर दी गई थी। यानी पहले दोस्तों क्या है, विधान परिषदों का गठन किया जाता है, उसके बाद क्या है, विधान परिषदों को नाम मात्र के कार्य दिए गए थे। लेकिन अब दोस्तों 1892 के भारत परिषद अधिनियम के माध्यम से दोस्तों क्या है, इनके कार्यों में वृद्धि कर दी गई थी। यानी बजट जैसे गंभीर मुद्दों पर भी क्या है दोस्तों, इनको बहस करने का अधिकार था। और विधान परिषद की दोस्तों कार्यपालिका से प्रश्न पूछने का अधिकार भी किसके पास आ गया था? विधान परिषदों के पास आ गया था। तो विधान परिषद के कार्यों में वृद्धि कर दी गई थी 1892 के एक्ट के माध्यम से। प्रांतीय विधान परिषद में गवर्नर को गैर सरकारी सदस्यों को नियुक्त करने की शक्ति थी। यानी गवर्नर के पास ऐसे अधिकार आ गए थे दोस्तों कि गवर्नर व्यापार संघ से विश्वविद्यालयों से और दोस्तों क्या है, चैम्बर से सलाह लेकर दोस्तों क्या है, गैर सरकारी सदस्यों की क्या है, नियुक्ति कर सकता है। यानी गैर सरकारी सदस्य वो सदस्य होते हैं जो सरकार का हिस्सा नहीं थे, जो लोक सेवा आयोग से जुड़े हुए नहीं थे। तो दोस्तों अब क्या है, गैर सरकारी सदस्यों को भी नियुक्त किया जाने लगा था। लेकिन नियुक्ति का अधिकार किसके पास था? गवर्नर के पास था। किसके? गवर्नर के पास ऐसे अधिकार आ गए थे। लेकिन दोस्तों अभी तक क्या है, ये जो गैर सरकारी सदस्य थे, इनको वोटिंग करने का अधिकार प्राप्त नहीं था, इनको बहुमत हासिल करने का अधिकार प्राप्त नहीं था। इसके बाद दोस्तों हमारा अगला एक्ट आता है 1909 का भारत परिषद अधिनियम। इसको और अन्य नाम से किससे जानते हैं दोस्तों? इसको मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जानते हैं। किसको जानते हैं दोस्तों? इसको मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जानते हैं। मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जानते। यानी अगर हम मार्ले की बात करते हैं तो दोस्तों वो कौन थे? ब्रिटेन में भारत के सचिव थे दोस्तों, ब्रिटेन में भारत के सचिव थे। और मिंटो की बात करते हैं दोस्तों तो ये कौन थे? ये क्या है, भारत में वायसराय थे। यानी कि मार्ले कौन थे? ब्रिटेन में भारत के सचिव थे। और मिंटो दोस्तों क्या है, भारत में वायसराय थे। इस एक्ट के माध्यम से क्या क्या प्रावधान कर दिए गए थे? केंद्रीय व प्रांतीय विधान परिषदों के आकार में वृद्धि कर दी गई थी। यानी दोस्तों अब इनकी संख्या में क्या किया जा रहा था? वृद्धि की जा रही थी। इनके आकार में क्या है, बढ़ोतरी की जा रही थी। यानी अगर हम केंद्रीय विधान परिषद की बात करते हैं दोस्तों, तो पहले जहां पर संख्या इसकी 16 थी, अब बढ़ाकर कितनी कर दी गई थी? 60 कर दी गई थी। यानी 1909 के मार्ले मिंटो सुधार के तहत दोस्तों क्या है, विधान परिषद की संख्या 16 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई थी? 60 कर दी गई थी। तो अब क्या है, इनके आकारों में क्या किया जा रहा था दोस्तों? वृद्धि की जा रही थी। हालांकि प्रांतीय स्तर पर दोस्तों क्या है, संख्याएं असमान थी, सदस्यों की संख्या क्या थी? असमान थी। यानी प्रत्येक राज्य में अलग अलग इनकी क्या है, संख्या थी। इसके बाद दोस्तों और क्या प्रावधान किए गए थे इस एक्ट के माध्यम से? प्रांतीय विधान परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों को बहुमत की अनुमति थी। यानी कि अब उनको दोस्तों क्या है, वोटिंग करने का अधिकार भी प्राप्त हो गया था और क्या है, बहुमत हासिल करने का अधिकार भी उनको प्राप्त हो गया था। किसके माध्यम से? मार्ले मिंटो सुधार के माध्यम से ये सारे अधिकार उनको प्राप्त हो गए थे। भारतीयों को वायसराय और गवर्नर की कार्य परिषद के साथ संगठन बनाने का प्रावधान कर दिया गया था दोस्तों। अब ऐसे अधिकार आ गए थे कि वो एसोसिएशन बना सकते हैं, वायसराय के साथ बना सकते हैं और दोस्तों किसके? गवर्नर के साथ बना सकते हैं। ये माना जाता है कि जो वायसराय की दोस्तों कार्य परिषद थी, वायसराय की कार्य परिषद थी दोस्तों, इसके पहले सदस्य कौन थे दोस्तों? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे। कौन थे दोस्तों? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे। यानी कि वायसराय की कार्य परिषद के पहले भारतीय सदस्य कौन थे? तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे दोस्तों। तो इसके माध्यम से क्या प्रावधान कर दिया गया था कि एसोसिएशन बनाने का प्रावधान कर दिया गया था वायसराय की कार्य परिषद के साथ दोस्तों, और गवर्नर की कार्य परिषद के साथ क्या है, भारतीय क्या बना सकते हैं? एसोसिएशन बना सकते हैं, संगठन बना सकते हैं। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत भी कहाँ से होती है दोस्तों? 1909 के मार्ले मिंटो सुधार एक्ट से होती है। तो यहाँ से क्या है, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली भी स्टार्ट हो जाती है। यहां से कई बार क्वेश्चन भी पूछा गया है कि सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली किस एक्ट के माध्यम से शुरू होती है या कब इसकी शुरुआत की जाती है? तो मार्ले मिंटो सुधार या भारत 1909 का भारत परिषद अधिनियम से क्या है, इसकी शुरुआत हो जाती है।
इसके बाद दोस्तों हमारा अगला एक्ट आता है जिसको हम 1919 का भारत शासन अधिनियम कहते हैं। इस एक्ट के माध्यम से क्या क्या प्रावधान कर दिए गए थे, यानी इस एक्ट के माध्यम की इस एक्ट की अगर हम बात करते हैं तो दोस्तों इसके माध्यम से क्या क्या प्रावधान कर दिए गए थे। प्रांतों को प्रांतीय सूची पर कानून बनाने का अधिकार प्राप्त हो गया था। यानी पहले जहां पर क्या है केंद्रीय विधान परिषद कानून बना रही थी दोस्तों, अब ऐसे अधिकार दे दिए गए थे कि अब राज्य अलग यानी प्रांत अलग कानून बनाएगा, प्रांतीय सूची पर प्रांत कानून बनाएगा और केंद्रीय सूची पर दोस्तों क्या है केंद्र कानून बनाएगा। तो अब प्रांतों के पास ऐसे अधिकार आ गए कि वो प्रांतीय सूचियों पर कानून बना सकता है, यह बनाने का अधिकार उनको दे दिया गया था। किस एक्ट के माध्यम से? 1919 के भारत शासन अधिनियम के माध्यम से। और क्या प्रावधान किए गए थे दोस्तों? पहली बार देश में द्विसदनीय व्यवस्था में प्रत्यक्ष निर्वाचन की शुरुआत की गई थी, यानी 2 सदन व्यवस्था वाली क्या है स्टार्ट कर दी गई थी। कब? 1919 के एक्ट के माध्यम से। दोस्तों ये जो 1919 का एक्ट है दोस्तों, इसको लागू कब किया गया था? 1921 में लागू किया गया था। कब लागू किया गया था? 1921 में लागू किया। तो द्विसदनीय व्यवस्था क्या है स्टार्ट हो गई थी। केंद्र में अगर हम बात करते हैं तो दोस्तों राज्यसभा बना दी गई थी, और क्या बना दिया गया था दोस्तों? लोकसभा बना दी गई थी। लोकसभा बना दी गई थी और इसके बहुसंख्यक सदस्य दोस्तों क्या है प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के माध्यम से निर्वाचित होकर आए थे। तो अब क्या है द्विसदनीय व्यवस्था स्टार्ट हो गई थी। और क्या क्या प्रावधान कर दिए गए थे? संपत्ति कर शिक्षा के आधार पर सीमित संख्या में लोगों को मत अधिकार प्राप्त हो गया था, यानी वोट देने का अधिकार उनको प्राप्त हो गया था, लेकिन आधार बना दिया गया था संपत्ति का, बना दिया गया था कर का, बना दिया गया था शिक्षा के आधार पर क्या है सीमित संख्या में लोगों को मत अधिकार प्राप्त हो गया था। और क्या क्या प्रावधान कर दिए गए थे? लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था दोस्तों। इसके माध्यम से 1919 के भारत शासन अधिनियम के माध्यम से दोस्तों क्या कर दिया गया था? लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। और केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन कब किया गया था दोस्तों? 1926 में कर दिया गया था केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन की अगर हम बात करते हैं। और क्या प्रावधान किए गए थे दोस्तों इस एक्ट के माध्यम से? केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया गया था। यानी पहले दोस्तों क्या होता था कि केंद्र और राज्यों का बजट एक ही होता था, लेकिन इस एक्ट के माध्यम से दोस्तों केंद्र के बजट को अलग कर दिया गया था और राज्यों के बजट को क्या कर दिया गया था? अलग कर दिया गया था। वैधानिक आयोग का गठन किया गया दोस्तों। इसके माध्यम से यह प्रावधान कर दिया गया था कि जांच करने के लिए दोस्तों 10 वर्षों के बाद एक वैधानिक आयोग का गठन किया जाएगा। और इस एक्ट के माध्यम से ही दोस्तों क्या है समय सीमा से 2 वर्ष पहले साइमन कमीशन का क्या कर दिया गया था? गठन कर दिया गया था। किसका? साइमन कमीशन का। और ये भारत कब आया था दोस्तों? ये 1927 में भारत आता है। हालांकि ये 1927 में समय सीमा से 2 वर्ष पहले ही क्या है भारत में आ जाता है। और ये अपनी रिपोर्ट कब देता है दोस्तों? अपनी रिपोर्ट देता है ये 1930 में देता है। ये अपनी रिपोर्ट कब देता है? 1930 में देता है। यानी नए संविधान की भारत में स्थिति का पता लगाने के लिए ये साइमन कमीशन आया। हालांकि इसका क्या है बहिष्कार कर दिया गया था, क्योंकि दोस्तों इसमें 7 सदस्य थे और 7 के 7 सदस्य कहाँ से थे दोस्तों? ब्रिटिश थे। इसलिए क्या है इसका बहिष्कार कर दिया गया था। पूरी तरह से इसका बाद में बहिष्कार कर दिया गया था दोस्तों। पूरी तरह से क्या है इसका बहिष्कार कर दिया गया था। इसके बाद दोस्तों हमारा अगला जो एक्ट आता है उसको हम भारत शासन अधिनियम 1935 कहते हैं। यानी इस एक्ट के माध्यम से बहुत सारे ऐसे प्रावधान थे जो दोस्तों क्या है पूरी की पूरी तरह क्या है भारतीय संविधान में सीधे सीधे अडॉप्ट कर लिए गए। कई बार यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा गया है कि भारतीय संविधान में सर्वाधिक प्रावधानों को कहाँ से लिया गया? तो सर्वाधिक प्रावधानों को कहाँ से लिया गया? भारत शासन अधिनियम 1935 से सीधे सीधे क्या है उठा लिया गया। इसके माध्यम से क्या क्या प्रावधान किए गए थे दोस्तों? प्रांतों में द्वैत शासन व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया था। यानी केंद्र लेवल पर तो पहले ही कर दिया गया था दोस्तों द्वैत शासन व्यवस्था को, लेकिन अब क्या है प्रांतों में भी द्वैत शासन व्यवस्था को पूरी तरह से क्या है समाप्त कर दिया गया था। और क्या प्रावधान किए गए थे? द्विसदनीय व्यवस्था प्रारंभ कर दी गई थी दोस्तों। अब क्या है राज्यों में भी द्विसदनीय व्यवस्था प्रारंभ कर दी गई थी और 6 ऐसे राज्य थे जहां पर क्या है द्विसदनीय विधानसभा थी। जैसे अगर हम बात करें दोस्तों बंगाल में थी, मुंबई में थी, मद्रास, बिहार, संयुक्त प्रांत और क्या है असम। ये 6 राज्य ऐसे राज्य थे जहां पर क्या है दोस्तों विधान परिषद के साथ साथ क्या है विधानसभा का भी गठन किया गया था। संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी दोस्तों।
1935 के एक्ट के माध्यम से 1937 में दोस्तों क्या है, संघीय न्यायालय बनाया जाता है। और ये कहाँ पर बनाया जाता है दोस्तों, दिल्ली में बनाया जाता है। हालांकि इसको सुप्रीम कोर्ट नहीं माना गया था। क्यों? क्योंकि दोस्तों लंदन की जो प्रीवी काउंसिल थी इसके विरुद्ध क्या है, उसमें अपील की जा सकती थी। यानी ये जो संघीय न्यायालय था इसके विरोध में क्या है, लंदन की प्रीवी काउंसिल में अपील की जा सकती थी, इसीलिए इसको क्या है, सुप्रीम कोर्ट नहीं माना गया था दोस्तों। ये जो संघीय न्यायालय था दोस्तों, इसके मुख्य न्यायाधीश कौन थे, मॉरिस गुएर थे। कौन थे दोस्तों, मॉरिस गुएर। मॉरिस गुएर क्या है, इसके मुख्य न्यायाधीश थे। लेकिन हमारा वर्तमान का जो सुप्रीम कोर्ट है दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय है, वो कहाँ है स्थापित है, दिल्ली में स्थापित है। 1950 में क्या है, उसकी स्थापना की जाती है। तो क्या कर दिया गया था दोस्तों, 1937 में 1935 के एक्ट के माध्यम से 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना की जाती है। देश की मुद्रा व साख नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कर दी जाती है। दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना भी क्या हो जाती है, 1935 में ही हो जाती है। तो क्या है, देश की मुद्रा व साख के नियंत्रण के लिए आरबीआई की स्थापना हो जाती है। लोक सेवा आयोग की स्थापना की जाती है। केंद्रीय लोक सेवा आयोग बनाया जाता है दोस्तों, और राज्यों के लिए राज्य लोक सेवा आयोग बनाया जाता है। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग बनाया जाता है। तो राज्य लोक सेवा आयोग की भी स्थापना कर दी जाती है भारत शासन अधिनियम 1935 के माध्यम से। शक्तियों का बंटवारा किया जाता है दोस्तों, शक्तियों का क्या किया जाता है, बंटवारा किया जाता है। अब यानी क्लियर हो जाता है कि शक्तियों का किस तरह से बंटवारा किया जाता है। सूचियां बना दी जाती है दोस्तों। यानी अगर हम बात करते हैं तो राज्य सूची बना दी गई थी, केंद्रीय सूची बना दी गई थी दोस्तों, केंद्रीय सूची बना दी गई थी, राज्य सूची बना दी गई थी, और दोस्तों समवर्ती सूची बना दी गई थी। यानी इस एक्ट के माध्यम से क्या है, शक्तियों का बंटवारा कर दिया गया था। केंद्रीय सूची में दोस्तों अगर हम विषयों की संख्या की बात करते हैं तो 59 विषय थे, जबकि राज्य सूची की अगर हम बात करते हैं तो राज्य सूची में कितने विषय थे दोस्तों, 54 विषय थे, 54 विषय थे दोस्तों। जबकि समवर्ती सूची की बात करते हैं तो इसमें कितने थे, 36 विषय थे। यानी उनके विषयों को क्या कर दिया गया था दोस्तों, पृथक कर दिया गया था, अलग कर दिया गया था। केंद्र के अलग विषय होंगे और राज्य के क्या है, अलग विषय होंगे। केंद्र के विषयों पर दोस्तों केंद्र कानून बनाएगा और राज्यों के विषयों पर राज्य कानून बनाएगा। इस तरह के प्रावधान कर दिए गए थे। हालांकि ये जो समवर्ती सूची थी दोस्तों, इस पर क्या है, दोनों कानून बना सकते हैं। तो ऐसे प्रावधान भारत शासन अधिनियम 1935 के माध्यम से कर दिए गए थे दोस्तों। यानी शक्तियों का पूरी तरह से क्या कर दिया गया था, बंटवारा कर दिया गया था। शक्तियों का क्या कर दिया गया था दोस्तों, बंटवारा कर दिया गया था। इसके बाद दोस्तों भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 आ जाता है और 20 फरवरी 1947 को क्लेमेंट एटली, जो उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे दोस्तों, उन्होंने घोषणा कर दी थी कि 30 जून 1947 को भारत की जो सत्ता है दोस्तों वो किसके हाथों में सौंप दी जाएगी, भारतीयों के हाथों में सौंप दी जाएगी। तो ये जो हमारा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम है इसको लाया गया था दोस्तों, और इससे पहले ही क्या है दोस्तों, देश का बंटवारा हो गया था, विभाजन हो गया था। ऐसा माना जाता है कि 3 जून 1947 को देश का बंटवारा हो जाता है और एक अलग राष्ट्र बन जाता है पाकिस्तान, और दूसरा क्या है, इंडिया बन जाता है। तो देश का बंटवारा हो जाता है दोस्तों। ये कब होता है, 3 जून 1947 को होता है। तो ये जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 है, इसके माध्यम से क्या क्या प्रावधान कर दिए गए थे। यानी 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र व क्या है, संप्रभु राष्ट्र घोषित कर दिया गया था। भारत को क्या कर दिया गया था दोस्तों, संप्रभु और क्या है, स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया गया था। किस के तहत कर दिया गया था, 15 अगस्त 1947 का जो स्वतंत्रता अधिनियम था उसके तहत क्या है, भारत को पूरी तरह से आज़ादी मिल गई थी। भारत का विभाजन कर दिया गया था दोस्तों, भारत का विभाजन हो गया था, हमारा देश का विभाजन हो गया था दोस्तों। कब हुआ था, 3 जून 1947 को बंटवारा हो जाता है और एक अलग क्या है, पाकिस्तान बन जाता है। तो दोस्तों वायसराय का पद भी समाप्त कर दिया गया था दोस्तों, क्योंकि आज़ादी मिल गई थी दोस्तों, हम संप्रभु हो गए थे, अपने डिसीजन स्वयं ले सकते थे, इसलिए क्या है, ये जो वायसराय का पद था दोस्तों इसको भी समाप्त कर दिया गया था। संविधान सभा को दोस्तों, संविधान सभा को अपने देश का संविधान बनाने तथा अन्य देश के संविधान को अपनाने की स्वतंत्रता दी। यानी संविधान सभा जो थी दोस्तों, उसको ऐसे अधिकार दे दिए गए थे कि वो चाहे तो अपने देश का संविधान बना
अपना सकती है या किसी भी देश के संविधान को अपना सकती है। ऐसे अधिकार किसको मिल गए थे दोस्तों? संविधान सभा को मिल गए थे। और क्या क्या प्रावधान किए गए थे दोस्तों? ब्रिटेन में भारत सचिव पद की समाप्ति कर दी गई थी। जो दोस्तों ब्रिटेन में बैठा था भारत का राज्य सचिव, उसको क्या है, उस पद को क्या है, समाप्त पूरी तरह से कर दिया गया था। देशी रियासतों के पास ऐसे अधिकार दे दिए गए थे दोस्तों कि देशी रियासतें चाहें तो भारत में शामिल हो सकती हैं, देशी रियासतें चाहें तो स्वतंत्र रह सकती हैं या पाकिस्तान में शामिल हो सकती हैं। हालांकि ऐसा माना जाता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा 552 देशी रियासतों को भारत में शामिल किया गया था। हालांकि कुछ ऐसी देशी रियासतें थी जो दोस्तों भारत में क्या है, शामिल होना नहीं चाहती थी। बाद में उनको भी क्या है, भारत में शामिल कर लिया गया था। उनमें ऐसा माना जाता है, जैसे कश्मीर की अगर हम बात करते हैं तो बाद में इसको क्या है, विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके क्या है, भारत में शामिल कर लिया गया था। जैसे जूनागढ़ की बात करते हैं तो जनमत संग्रह के द्वारा उसको भारत में शामिल किया गया था। या फिर हैदराबाद की बात करते हैं तो दोस्तों हैदराबाद भी ऐसी देशी रियासत थी जो कि ना तो अपना विलय दोस्तों क्या है, पाकिस्तान में चाहती थी और ना ही क्या है, वो भारत में शामिल होना चाहती थी, बल्कि एक स्वतंत्र इकाई के रूप में क्या है, वो रहना चाहती थी। लेकिन ऑपरेशन पोलो के माध्यम से 1948 में हैदराबाद को भी क्या है दोस्तों, भारत में शामिल कर लिया गया था। तो इस तरह से क्या है दोस्तों, इन एक्टों के माध्यम से हमारी है पूरी की पूरी क्या है, संविधान की पृष्ठभूमि तैयार होती है। दोस्तों अब हम क्या है, संविधान के बारे में पढ़ेंगे कि संविधान का निर्माण किस तरह से हुआ था। जैसे जैसे मैंने सिलेबस लिखवाया वैसे वैसे दोस्तों क्या है, हम आगे आगे क्या है, पढ़ते चले जाएंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में।